हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चल रही होंगी। जैसा कि आप लोग जानते हो, क्लास 11th का लास्ट लाइफ फिजिक्स जो है उसकी वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं। उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो तो आई, लेकिन अभी एक दो चैप्टर जो है वो पेंडिंग है। उसी लास्ट लाइफ फिजिक्स का नया चैप्टर जो है आज मैं आपकी खिदमत में लाया हूं। इस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन, और वर्क पावर एनर्जी का एक टॉपिक है कोलिजन, वो भी पेंडिंग था, वो भी इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो ये था एक मसला। अब मसला है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये जो है टेलीग्राम चैनल, ये आप स्कैन कोड है जो है वो स्कैन कर सकते हो, आपको यहां पे लिंक मिलेगी। ठीक है बच्चों, लिंक मिलेगी, 1 मिनट। तो ये है प्यारे बच्चों टेलीग्राम की चैनल। तो अब ये स्कैन होगा आराम से, ये आप स्कैन कर सकते हो, इसमें ऐड हो सकते हो, यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। ये व्हाट्सएप की चैनल है, इसमें भी ऐड हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी देता हूं टेलीग्राम चैनल की, वहां पे आप ऐड हो सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, सो आज का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। शाबाश, क्या डिस्कस करेंगे? सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक कौन सा टॉपिक है प्यारे बच्चों? इट इज सेंटर ऑफ मास। शाबाश, पहला टॉपिक कौन सा टॉपिक है बच्चों? इट इज सेंटर ऑफ मास। पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। चलो बच्चा लोग आते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो टू पार्टिकल सिस्टम जो है इसका सेंटर ऑफ मास आपको एक्सप्रेशन उसकी लिखनी है। चलो बच्चा लोग, हम एक काम करेंगे, ये व्हाइट से बनाएंगे, चलो यहां से बनाएंगे। ये एक एक्सिस और ये रही दूसरी एक्सिस। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों पार्टिकल नंबर 1 जिसका मास m1, जिसका मास m1। ठीक है बच्चों, और जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा r1 के बराबर। ठीक, यहां पे हम दूसरा पार्टिकल रखेंगे बच्चों, जिस पार्टिकल का मास m2, इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में कहीं पे, इन दो के बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा। ठीक है, इन दो के बीच में कहीं पे क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये आएगा सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास जो है इसके आपको कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। ये रहा, आर कैप में लिखूंगा, आर सी में लिखूंगा। व्हाट इज आर सी प्यारे बच्चों? आर सी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। जरा R1 हम कैसे लिखेंगे? व्हाट इज R1? चलो बच्चों लोग, व्हाट इज R1? आप बोलोगे सर R1 जो है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ मास नंबर 1, वो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस x2 j कैप, सॉरी j कैप को y लिखेंगे, y1 j कैप। अगर z एक्सिस भी होगी 3 में तो ठीक है, तो Z1 k कैप। ठीक है बच्चा लोग, चलो बेटा R2, व्हाट इज R2 प्यारे बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ मास नंबर 2, वो आप लिखोगे। ठीक है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस Z2 k कैप। यही आया बच्चों। अब देखिए, अगर आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, मैं आपको बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे प्यारे बच्चों? आर सी। व्हाट इज आर सी? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो आपको आएगा m1 r1। ठीक है बच्चों, प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये रहा प्यारे बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब नजर रखिए,
पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कैसे लिखोगे? m1 तो m1 ठहरा, r1 आप लिखोगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस m2। व्हाट इज r2? r2 आएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही आया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे प्यारे बच्चों, वो आएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m2x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वो तो सबको है ना, लेकिन इन दो को आई कैप कॉमन आएगा, ठीक है, x1 x2 इन दो को आई कैप कॉमन, m1 प्लस m2 प्लस आएगा बच्चों m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कौन सी कैप? j कैप। आप देखिए m1 y1 m2 y2 दोनों की j कैप कॉमन, नीचे m1 प्लस m2 प्लस बेटा शाबाश प्लस, जरा क्या आएगा m3 y3 प्लस m1 z1। देखिए 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 क्या हुआ, m1 z1 प्लस m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कौन सी कैप? k कैप। सो आपको जो पोजीशन वेक्टर है ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स मिले। ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चा लोग, नोट डाउन किया? अगर नहीं किया तो कीजिए नोट डाउन, नोट डाउन कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों लोग, ठीक है। तो ये हमने टू पार्टिकल सिस्टम का पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला। पोजीशन वेक्टर में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। चलो बच्चा लोग, शो दैट सेंटर ऑफ मास मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको देखना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या है? कांस्टेंट। कब है कांस्टेंट? व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, व्हेन no external force acts on it, when no external force acts on it। ठीक है, अगर एक सिस्टम है, सिस्टम पे नेट फोर्स किसके बराबर? सिस्टम पे नेट फोर्स 0 के बराबर। आपको प्रूव करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा सेंटर ऑफ मास। अगर अब सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी है वो वही वेलोसिटी रहेगी, चेंज नहीं हो जाएगी। ये आपको प्रूव कर रहा है। चलिए बच्चा लोग, अच्छा अभी आपने देखा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जरा किसके बराबर आया? m1 r1 प्लस m2 r2, यही आ रहा है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे नीचे भी डॉट 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 होगा, ऊपर भी डॉट 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 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा 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 अच्छा, ये क्रॉस करेंगे। अगर आप देखोगे ये क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। ये क्या है? टोटल मास ऑफ सिस्टम, कैपिटल M है, क्रॉस से जाएगा। व्हाट इज कैपिटल M? टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू आरसी। आरसी आपको पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको आएगा m1 r1 प्लस m2 r2। ठीक है बच्चा, प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे उतने ऐड हो जाएंगे। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जरा m बाहर आया क्योंकि कांस्टेंट है। आपको आएगा d बाई डी टी ऑफ आर सी, यही आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, m1 कांस्टेंट है, बच गया d बाई डी टी ऑफ r1, ये आया d बाई डी टी ऑफ r1
प्लस m2 बाहर आया, d/dt ऑफ r2, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, जितने भी है उतने ऐड होंगे। चलो बच्चा लोग, अब देखिए प्यारे बच्चों, अच्छा m तो बच गया, अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देंगी, लेकिन किसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सी मतलब सेंटर ऑफ मास। आपको आएगा m1 dr/dt वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की एक्सप्रेशन। उसके बाद और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया। जरा क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखो m बच गया, d/dt ऑफ vc, यही आया, इज इक्वल टू m1 बच गया, d/dt ऑफ v1 प्लस m2 बच गया, d/dt ऑफ v2 प्लस डॉट 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 डॉट, यही आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी? एक्सेलरेशन। सो आपको मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, m1 डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 डॉट। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास को नीचे करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आप देखिए, what is m1a1? Force on first particle. What is m2a2? Force on second particle. m3a3 force on third particle. m4a4 force on fifth particle. So आपको आएगा m into ac, यही आएगा, आपको आएगा f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 डॉट। अच्छा, जब हम सारे फोर्सेस ऐड करेंगे, जब हम सारे पार्टिकल्स पे फोर्सेस ऐड करेंगे, हमें सिस्टम का टोटल फोर्स मिलेगा। सो हमें कंक्लूजन मिला m इंटू AC आपको आएगा नेट फोर्स ऑन सिस्टम। सो व्हाट इज नेट फोर्स ऑन सिस्टम प्यारे बच्चों? नेट फोर्स, टोटल फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐड करके क्या आया, यहां से M और यहां से AC। सो दिस इज द नेट फोर्स ऑन सिस्टम। अब प्यारे बच्चों, नेट फोर्स ऑन सिस्टम आया मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब नजर रखिए कॉन्सेप्ट क्या है। इफ no external force acts on system, if no external force acts on system, अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो नेट फोर्स किसके बराबर आया बच्चों? जीरो के बराबर। नेट फोर्स जीरो, सो आपको m इंटू AC जो है वो जीरो के बराबर आएगा, m इंटू AC इसके बराबर जीरो। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो। सो एक्सेलरेशन कब जीरो होगी? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। सो दिस मीन्स देयरफॉर acceleration of center of mass is zero, which means, अच्छा इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? which means, जरा इसका मतलब क्या है? velocity of center of mass is constant, क्योंकि जब velocity constant रहती है तब जाके एक्सेलरेशन जो है जीरो है। सो कंक्लूजन क्या निकला? when no external force acts on a system, acceleration of center of mass is zero, जिसका मतलब velocity is constant। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। Can a geometrical center and center of mass of a body coincide? If yes, give example. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप डिस्क लीजिए प्यारे बच्चों, डिस्क है, डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है और सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे होता है। सो इस केस में कोइंसाइड हो गया। मैंने बोला है यस, द ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ, जैसा कि स्फीयर आप ले लो, स्फीयर ले लो प्यारे बच्चों, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल
सेंटर पे, उससे ज्योमेट्रिकल सेंटर भी सेंटर पे, तो कोइंसाइड हो जाएगा। सर्कुलर रिंग होगी, सर्कुलर डिस्क होगा, सिमेट्रिक बॉडी जो है, सिमेट्रिक बॉडी जो है उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होता है। ठीक है, यस, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, शुड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरली लाई इनसाइड अ बॉडी? क्या ये जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही हो? नो 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 नो, नॉट नेसेसरी। आप बोलिए सर कैसे? नॉट नेसेसरी। एग्जाम्पल आप दीजिए, चलो रिंग की एग्जाम्पल दे दो। रिंग का अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ मास यहां होता है, बॉडी तो सिर्फ यहां पे है, सर्कमफ्रेंस है, और लेकिन सेंटर ऑफ मास बाहर है प्यारे बच्चों। इसी तरह से हॉलो स्फीयर लीजिए, हॉलो स्फीयर, ये रिंग है, हॉलो स्फीयर लीजिए, हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, अंदर से मटेरियल तो बाहर है, तो बॉडी जो है, बॉडी के बाहर जो है वो सेंटर ऑफ मास है। ये जरूरी नहीं मटेरियल के अंदर सेंटर ऑफ मास, उसके बाहर भी होता है। इसी तरह से आप हॉलो सिलेंडर ले सकते हो, हॉलो सिलेंडर, हॉलो क्यूब, इनका जो सेंटर ऑफ मास है। आर्क ले सकते हो, इनका सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी के बाहर है। सो इट इज नॉट नेसेसरली। ठीक है, यहां तक प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था। यहां तक क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर हुआ, आते हैं अब दूसरे पार्ट, रोटेशनल वाले पार्ट पे, रोटेशनल वाले पार्ट पे। चलो बच्चों, इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ torque of a force about the given center of rotation। ठीक है, show that torque is the product of force and lever arm। अच्छा 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 अच्छा, अगर लीनियर मोशन है प्यारे बच्चों, अगर लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन में, ठीक है, मोशन स्टार्ट करने के लिए, मोशन स्टॉप करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? हम अप्लाई करते हैं फोर्स। फोर्स या तो लीनियर मोशन स्टार्ट करता है या तो कम करता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे रोटेशनल मोशन देनी है, कौन सी मोशन बच्चों? रोटेशनल मोशन मुझे अगर देनी है, ठीक है, तो बॉडी की पहले कोई यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, इस पॉइंट के थ्रू मुझे बॉडी को रोटेट कराना है। ये बॉडी है प्यारे बच्चों, तो यहां पे मुझे फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी यहां पे बंधी हुई है, तो इसमें प्रोड्यूस होगा टॉर्क। क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क। टॉर्क की वजह से बॉडी को मिलता है कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। सो लीनियर मोशन देने के लिए फोर्स, रोटेशनल मोशन देने के लिए टॉर्क। सो टॉर्क है क्या? ये है रोटेशनल, आप बोलोगे रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में, मोशन को स्टार्ट, मोशन को कम, इसी तरह से रोटेशनल मोशन को स्टार्ट या कम करने के लिए हमारे पास है टॉर्क। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा ये टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आप देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे आप लीजिए, यहां पे आप लीजिए, यहां पे आप लीजिए, ठीक है, यहां पे आप, ये है ओरिजिन। मैं आपको बोलूंगा यहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया, यहां पे इस फोर्स का टॉर्क आप ढूंढो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? आप नजर रखिए, आप नजर रखिए, करना क्या है? यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस जो है पोजीशन वेक्टर आर है। टॉर्क जो होता है सिंपली ये होता है आर क्रॉस एफ के बराबर। क्या होता है? आर क्रॉस एफ के बराबर ये टॉर्क होता है। सिंपली बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला टॉर्क की आर क्रॉस एफ। आप मानिए ये आर है, ये एफ है, इनके बीच में ये एंगल जो है प्यारे बच्चों थीटा के बराबर है। क्या है एंगल? थीटा के बराबर। इतना क्लियर हुआ बच्चों? इतना क्लियर हुआ? एक मिनट यहां पे, ठीक है प्यारे बच्चों, ये फोर जो है, ठीक है, ये आर क्रॉस एफ है। जरा टॉर्क की फॉर्मूला एक्सपेंड करके बोलिए क्या आएगा? आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ
थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। ये आप छोड़िए, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, आप देखिए टॉर्क आप कैसे लिख सकते हो। कोई बोलेगा टॉर्क जो है, ठीक है, वो है बराबर आर इंटू एफ साइन थीटा, ऐसा भी आप बोल सकते हो, आर इंटू एफ साइन थीटा। एफ के दो कंपोनेंट्स कीजिए, एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट आएगा एफ साइन ऑफ थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट इज एफ साइन थीटा? ये वो वाला फोर्स है जो परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर आर के परपेंडिकुलर है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, टॉर्क जो है वो है बराबर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर वाला। ये रहा प्यारे बच्चों टॉर्क, ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका आप देखिए टॉर्क निकालने का, दूसरा तरीका आप देखिए टॉर्क निकालने का। आप देखिए दूसरा तरीका टॉर्क निकालने का, ठीक है। ये आर ठहरा, यहां से प्यारे बच्चों आपने फोर्स एफ लगाया, ठीक है, और ये एंगल जो है ये थीटा था। अब नजर मारना प्यारे बच्चों, टॉर्क आप लिख सकते हो आर इंटू एफ साइन थीटा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ मैग्नीट्यूड में। आर साइन थीटा हम देखेंगे है क्या, आर साइन थीटा, ये आर है ना। आप देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने फोर्स रिजॉल्व किया, अब आप आर को रिजॉल्व कीजिए। चलो इसको डाउनवर्ड इस तरह से उतारिए, इस तरह से डाउनवर्ड उतारा। अगर ये एंगल थीटा, यहां से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा, ठीक, तो यहां पे हमने इस तरह से परपेंडिकुलर डाला, ये यहां पे परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि ये मैंने 3D डायग्राम बनाई, परपेंडिकुलर इस प्लेन में आएगा, ठीक। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, ये आर है, ये आएगा आर कॉस थीटा और ये आएगा आर साइन ऑफ थीटा। तो आप 0 लिख सकते हो, यहां पे पॉइंट P लिख सकते हो, यहां पे Q लिख सकते हो। आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल, जरा कौन सा ट्रायंगल, PQO, इन ट्रायंगल PQO। जरा साइन ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा आपको आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है OQ, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है आर, सो OQ आपको किसके बराबर आया, आर साइन थीटा। ऐसा भी कर सकते हो या कंपोनेंट मेथड, ये आर का कंपोनेंट आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। व्हाट इज आर साइन थीटा प्यारे बच्चों? ये जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो आप लिख सकते हो टॉर्क इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा इंटू एफ। व्हाट इज प्यारे बच्चों आर साइन ऑफ थीटा? व्हाट इज आर साइन ऑफ थीटा? आर साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क आपको आएगा आर परपेंडिकुलर टू एफ, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ है, ये है आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो इसका मतलब जो है प्यारे बच्चों, इसका मतलब जो है टॉर्क जो है, टॉर्क जो है वो है प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट है, किस किस का प्रोडक्ट है, फोर्स का प्रोडक्ट, फोर्स एंड इसको बोलते हैं लिवर आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको लिवर आर्म भी बोलते हैं या फोर्स इनटू लिवर आर्म भी बोल सकते हैं। यही आपको प्यारे बच्चों प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन आप देखिए फिर से क्या है, शो दैट टॉर्क इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट इज लिवर आर्म। तो यही आपको दिखाना था, बहुत आसान है। डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, क्या है प्यारे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। व्हाट आर इट्स यूनिट्स ऑफ द एंड डायमेंशंस, व्हाट आर इट्स यूनिट्स एंड ऑफ द बॉडी डायमेंशंस, ठीक। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो प्यारे बच्चों, पहले हम दिखाएंगे एंगुलर मोमेंटम किसको बोलते हैं।
जैसा कि लीनियर मोमेंटम आप बोलते हो, क्या बोलते हो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन? द क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। द क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, उसको आप बोलते हो लीनियर मोशन। सो बेसिक डेफिनेशन आप बोल सकते हो द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ rotational motion, quantity of rotational motion contained in a body, contained in a body। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। सो ये किसका रोटेशनल एनालॉग है? देयरफॉर इट इज द रोटेशनल, इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अब ये किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? अब ये किसके बराबर होता है? बराबर यही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने पढ़ा टॉर्क में, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। आप देखिए यहां पे एक बॉडी है, बॉडी का लीनियर मोमेंटम जो है वो पी के बराबर है। व्हाट इज पी प्यारे बच्चों? लीनियर मोमेंटम। और यहां तक जो पोजीशन वेक्टर है प्यारे बच्चों वो आर के बराबर है, आर के बराबर। और ये एंगल जो है वो थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? थीटा के बराबर। तो ये जो है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है आप लिख सकते हो सिंपली, ये है बराबर आर क्रॉस पी के बराबर। ये है प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम। जिस तरह से वहां पे आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ किया, यहां पे आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, जब क्रॉस करोगे जरा ये क्या आएगा? आर इंटू पी इंटू साइन ऑफ थीटा, यही आएगा प्यारे बच्चों, आर इंटू पी इंटू साइन ऑफ थीटा। अच्छा, पी के कंपोनेंट्स बराबर वैसा ही पी कॉस थीटा, और यहां से क्या आएगा? P साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज P साइन ऑफ थीटा? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है। सो आप बोल सकते हो ये आपको आएगा R इंटू पी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सो आप बोल सकते हो R इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, या उल्टा आप कर सकते हो, आप बोल सकते हो ये है बराबर R साइन थीटा इंटू पी। अच्छा, R साइन थीटा किसके बराबर? R परपेंडिकुलर इंटू पी। पी है, पी आपको पता है लीनियर मोमेंटम M इंटू वी इंटू आर। इतना क्लियर है? तो ये एंगुलर मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन है। डिफाइन व्हाट आर इट्स यूनिट्स। अच्छा अच्छा, व्हाट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशन? आपको इसके यूनिट्स और डायमेंशंस निकालने हैं। चलो बेटा इसके यूनिट्स और डायमेंशंस पे आते हैं। अच्छा, यही एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम एल किसके बराबर? आर इंटू पी इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना? सो एंगुलर मोमेंटम एल जो है, यहां पे वेक्टर साइन करने की जरूरत नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम एल। अच्छा, आर हुई डिस्टेंस, डिस्टेंस हुआ मीटर, पी हुआ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी किसके बराबर है? मास इंटू वेलोसिटी, है ना, मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। सो पी के बदले आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम आपको आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये है प्यारे बच्चों आपका एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला m1l2t-1। ये है प्यारे बच्चों। अब आपको प्रूव करना है, क्या क्या प्रूव करना है आपको? आपको प्रूव नहीं करना है, हमें रिलेशन ऑब्टेन करनी है। जरा किस किस के दरमियान? एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के दरमियान। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के दरमियान, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो ये आपको रिलेशन ऑब्टेन करनी है।
चलिए बच्चा लोग, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की जो है रिलेशन क्या है। अभी आपने देखा एंगुलर मोमेंटम एल जो है किसके बराबर है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम एल जो है वो है बराबर आर क्रॉस पी के बराबर। बहुत ही आसान, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, अगर हम डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, जरा क्या बन जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड से डी बाई डी टी ऑफ एल बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। ठीक है बच्चा लोग, इतना क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों, अच्छा अच्छा अच्छा, डी बाई डी टी ऑफ एल, ठीक है, इक्वल टू, ये यूवी फॉर्म है, जरा यूवी फॉर्म कैसे डिफरेंशिएट होगा, यू बाहर, यू बच गया, देखो बेटा आर बच गया, ठीक है, क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ पी, और डी बच गया डी बाई डी टी ऑफ पी, प्लस प्यारे बच्चों, अच्छा, डी बाई डी टी ऑफ आर को होगा क्रॉस पी बच गया, पी बच गया, देखो यू बाहर। आप बोलोगे सर आपने क्यों ऐसे किया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में इसको यहां नहीं ला सकते, अगर हम लिखेंगे P क्रॉस आर डी आर बाई डी टी, वो गलत होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होता। डिफरेंशिएशन में हम लिखते थे R डी पी बाई डी टी प्लस P डी आर बाई डी टी, लेकिन यहां पे अपनी अपनी टर्म, आपने पहले R को बचाया, इसको डिफरेंशिएट, दूसरी टर्म में इसको डिफरेंशिएट, इसको बचाया। बहुत आसान, यहां तक प्यारे बच्चों क्लियर? अब बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा डी एल बाई डी टी किसके बराबर आया, अच्छा अच्छा, आप बोलोगे सर आर, तो आर ठहरा, क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ, अच्छा अच्छा, पी हुआ लीनियर मोमेंटम, पी क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी कहलाता है, मैं पी लिखूंगा, ठीक है, प्लस, वेरी गुड प्यारे बच्चों, डी आर बाई डी टी क्या होता है, डी आर बाई डी टी क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ठहरा होगा, वी क्रॉस पी, ठीक है। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अच्छा, आपको आएगा प्यारे बच्चों डी एल बाई डी टी, आपको आया प्यारे बच्चों डी एल बाई डी टी, आर क्रॉस डी पी बाई डी टी फोर्स कहलाता है, क्रॉस एफ, ठीक है, प्लस वी क्रॉस, अच्छा, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, लीनियर मोमेंटम। अच्छा, जरा डी एल बाई डी टी किसके बराबर आएगा, आर क्रॉस एफ के बराबर, प्लस, अच्छा, एम बच गया, वी क्रॉस वी, हाँ क्रॉस लिखेंगे, वी क्रॉस वी। अच्छा, अगर दो ए क्रॉस ए जीरो के बराबर, क्योंकि उन दो के बीच में एंगल जीरो, बी क्रॉस बी जीरो, वी क्रॉस वी भी जीरो आएगा, सो ये टर्म जो है जीरो के बराबर आएगी, सो आपको आएगा डी एल बाई डी टी जो है बच्चों वो है बराबर आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ क्या कहलाता है, टॉर्क, सो टॉर्क आपको आया बच्चों डी एल डिवाइडेड बाई डी टी, ये है प्यारे बच्चों आपका आंसर। चलो बच्चों, while turning the page of a book, we usually apply force perpendicular to plane of page at the farthest end। आप देखिए, जब इस तरह से ये बुक है, ये बुक है, यहाँ पे बाइंड हुआ होता है, यहाँ पे बाइंड, यहाँ पे बाइंड, यहाँ पे बाइंड, जब हमें बुक को पेज टर्न करना होता है, हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, इस तरह से टर्न करते हैं या इस तरह से टर्न करते हैं। फारदेस्ट पॉइंट पे क्यों लगाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, क्योंकि मुझे पेज का जो पेज जो है इसको क्या करना है, टर्न,
टर्न मतलब इसको करना है रोटेट, और रोटेशन के लिए मुझे अप्लाई क्या करना है प्यारे बच्चों, वी हैव टू अप्लाई टॉर्क। अच्छा, अगर आपको टॉर्क अप्लाई करना है उसको रोटेट करने के लिए, क्या आप मिनिमम टॉर्क लगाओगे या मैक्सिमम टॉर्क? दिस टॉर्क अच्छा शुड बी मैक्सिमम, यही टॉर्क जो है प्यारे बच्चों मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, टॉर्क कब मैक्सिमम आएगा? जब R क्रॉस F है, टॉर्क होता है R क्रॉस F, जब R का वैल्यू मैक्सिमम होगा। R का वैल्यू क्या यहां पे मैक्सिमम है या एंड पे मैक्सिमम है? एंड पे मैक्सिमम। सो R इज मैक्सिमम, R इज मैक्सिमम एट एंड। ठीक है, देयरफॉर टॉर्क इज मैक्सिमम वेल, हाँ जब हमने यहां पे एंड पे फोर्स लगाया, therefore torque is maximum when force is applied at end। यहां तक क्लियर किया। if the body is rotating, is it necessarily being acted by external torque? जब बॉडी रोटेट हो रही है, बॉडी रोटेट, क्या इस पे जरूरी टॉर्क होगा? क्या जरूरी टॉर्क होगा? क्या ये जरूरी है टॉर्क होना? नहीं नहीं नहीं, नॉट नेसेसरली। अच्छा बोलोगे सर क्यों? क्योंकि अगर बॉडी मूव हो रही है उसको यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन है, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन है, अच्छा जब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होती है तो लीनियर एक्सेलरेशन 0 4 0। अच्छा, जब यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है 0। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 तो टॉर्क भी 0, क्योंकि टॉर्क की एक फॉर्मूला है I इंटू अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो बेटा, इट इज डिफिकल्ट टू ओपन द डोर बाय पुलिंग और पुशिंग इट एट द हिंज। अगर ये दरवाजा है प्यारे बच्चों, ये दरवाजे का हिंज है, ये दरवाजे का हिंज है, यहां पे खोलते हैं। अगर हम ये जो है दरवाजे को खोलने के लिए यहां पे फोर्स लगाए, जहां पे इसको ये क्या बोलते हैं, कब्जा, यहां पे कब्जा लगा था, हिंज जहां पे लगा था, अगर हम यहां पे फोर्स लगाए क्या ये खुलेगा? नो खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी अप्लाई फोर्स, व्हेन वी अप्लाई फोर्स एट हिंजेस, हिंजेस के पास जब हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो उस वजह से जो टॉर्क होगा वो 0 होगा, क्योंकि टॉर्क की फॉर्मूला है R क्रॉस F के बराबर। हिंजेस के पास R का वैल्यू 0, टॉर्क का वैल्यू 0। सो जब टॉर्क ही 0 हुआ हिंजेस के पास तो ये खुलेगा नहीं। चलो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो बच्चा लोग आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। चलो, what is the physical significance of moment of inertia? On what factors moment of inertia depends? Number 1, moment of inertia की significance क्या है? जिस तरह से लीनियर मोशन में फोर्स ने काम किया, जो काम फोर्स ने किया लीनियर मोशन में, वही काम टॉर्क ने किया रोटेशनल मोशन में, बॉडी को घुमाया। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 चीज, जो काम लीनियर मोमेंटम ने किया लीनियर मोशन में, वही काम एंगुलर मोशन में किया, एंगुलर मोमेंटम ने किया रोटेशनल मोशन में। इसी तरह से जो काम मास करता है, जो काम मास करता है लीनियर मोशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन में। सो नंबर वन क्या है इसकी सिग्निफिकेंस? इट इज द rotational analog of mass. It is the rotational analog of mass. मास का ये एनालॉग है, जो काम मास करता है, इट प्लेज द सेम रोल, इट प्लेज द सेम रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल करता है प्ले इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन as mass plays in linear motion। यही है। On what factors the moment of inertia depends?
ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जनरल फॉर्मूला होती है m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, जनरल में मैं बोल रहा हूं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं आप, ये फॉर्मूला एम के स्क्वायर आप याद रखो। चलो एम के स्क्वायर। अच्छा, नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। नंबर 2 ये करता है मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। और तीसरा डिपेंड करता है एक्सीस ऑफ रोटेशन कैसी है, एक्सीस ऑफ रोटेशन कौन सी है उस पे भी डिपेंड ये करता है। ठीक है, तो ये है प्यारे बच्चों, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको एक्सप्रेशन डिराइव करनी है किसकी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। जिस तरह से लीनियर मोशन में लीनियर काइनेटिक हाफ ऑफ mv स्क्वायर होती है, इसी तरह से रोटेशनल मोशन में आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला डिराइव करनी है। इस तरह से आप मानिए ये एक्सीस ऑफ रोटेशन है, ये m1 है एट डिस्टेंस r1, ये m2 है बच्चों एट डिस्टेंस r2, इनकी लीनियर वेलोसिटी v1, इसकी लीनियर वेलोसिटी v2 एंड रोटेट हो रही है। ठीक है, जरा प्यारे बच्चों आप बोलिए काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या आएगी, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, v किसके बराबर बच्चों, r ओमेगा के बराबर, v किसके बराबर, r ओमेगा के बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ m1, जरा v1 किसके बराबर, r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, यही तो आएगा, प्लस हाफ ऑफ m2, ठीक है, r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अच्छा 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 बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, हाफ सबको कॉमन आएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ सबको कॉमन आएगा, हाफ सबको कॉमन आएगा। जरा ब्रैकेट में क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। ये क्या हुआ, एम आर स्क्वायर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है I1, ये I2 है। ठीक है बच्चा लोग, तो क्या आएगा मोमेंट काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला, सो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हाफ ऑफ, ठीक है, आपको आएगा I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, जब बॉडी रोटेट हो जाएगी, आप मानिए ओमेगा 1 जो है वो ओमेगा 2 के बराबर, जितने भी है सारे बराबर, सब ओमेगा के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, सब ओमेगा के बराबर। जरा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, हाफ ऑफ I1 I2 I3 सब ऐड होके आएगा। I इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, उसमें I1 I2 क्योंकि ओमेगा कॉमन आएगा, ओमेगा स्क्वायर। सो आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला आई हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूला से आपको डिफाइन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, इससे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा प्यारे बच्चों, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, यही आएगा प्यारे बच्चों। चलो ओमेगा का वैल्यू आप 1 यूनिट रखिए, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। सो आप लिख सकते हो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ट्वाइस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इज ट्वाइस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी if angular speed equal to 1 unit। ये है प्यारे बच्चों आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है प्यारे बच्चों आपको स्टेट करनी है। चलो पहले आते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। पैरेलल
एक्सीज थ्योरम। तो ये पैरेलल एक्सीज थ्योरम क्या बोलती है? ये एक बॉडी है प्यारे बच्चों, इस बॉडी है पैरेलल एक्सीज थ्योरम, सब बॉडीज में लगती है, चाहे प्लेनर बॉडीज हो 3D बॉडीज हो। ये यहां पे क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक एक्सीज जा रही है, उसका सेंटर ऑफ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM। व्हाट इज ICOM? ICOM is the moment of inertia, is the moment of inertia of body about an axis, about an axis passing through center of mass, passing थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा यहां पे एक और एक्सीज है, यहां पे एक और एक्सीज है जो कि इसके पैरेलल है। इन दो एक्सीज के दरमियान डिस्टेंस d है और यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश आएगा। सो व्हाट इज I डैश? I डैश इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia about an axis, about an axis which is parallel, which is parallel, किसके पैरेलल है? to axis, to axis passing through center of mass, to axis passing through center of mass। तो आपको I डैश क्या आएगा प्यारे बच्चों? I डैश आपको आएगा ICOM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। इस थ्योरम को हम बोलते हैं पैरेलल एक्सीस थ्योरम। ये थ्योरम स्टेट करती है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सीस which is parallel to axis passing through center of mass is equal to sum of moment of inertia about that axis which is passing through center of mass plus m into d square। What is d? Distance between two parallel axes, distance between two parallel axes, distance between two parallel axes। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था पैरेलल एक्सीस थ्योरम। अब नेक्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सीस थ्योरम। अच्छा, ये किसको लगती है? प्लेनर बॉडीज को लगती है। किन बॉडीज को? प्लेनर बॉडीज को लगाते हैं, जो 2D बॉडीज होंगी। अच्छा, ये रही फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों 2D बॉडी, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छा निकालना है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सीस पता है, ये z एक्सीस मैंने बनाई, यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ आएगा। व्हाट इज IZ? IZ है इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सीस, about an axis which is perpendicular। ये axis perpendicular है, passing which is perpendicular to plane। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक, अगर यहां का मोमेंट ऑफ दो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई इन द प्लेन है, z परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो आई एक्स और आई वाई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस लाइंग इन द प्लेन, अबाउट एक्सिस लाइंग इन द प्लेन, लाइंग इन द प्लेन। ठीक है, तो आपको क्या आएगा बच्चा लोग? आई जेड जो है, आई जेड आपको आएगा आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर। आई जेड आपको आएगा आई एक्स प्लस आई वाई। व्हाट इज आई जेड? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू टू एक्सिस। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और एक्स और वाई क्या है? जो दो एक्सिस प्लेन के अंदर है, उन दो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके आपको तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। Does the moment of inertia of rigid body change when the speed with the speed of rotation? अगर हम speed of rotation change करेंगे, क्या moment of inertia बदलेगा? No, moment of inertia नहीं बदलता है, क्योंकि moment of inertia किन चीजों पे डिपेंड करता है? moment of inertia की फॉर्मूला है m² स्क्वायर। ये मास पे डिपेंड करता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, ये डिपेंड करता है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। ठीक है,
से इसमें कहीं पे फॉर्मूला में स्पीड ऑफ रोटेशन की बात नहीं है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन. स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता. हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी डज नॉट चेंज विद द स्पीड ऑफ रोटेशन. चलो बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी? व्हाट डू यू मीन बाय शाबाश क्या? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी. किसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी बच्चों? बच्चों इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी. इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस है. कंडीशन नंबर वन, अगर बॉडी इस तरह से है, यहां से एक फोर्स है, यहां से दूसरा फोर्स है, यहां से एक फोर्स है, यहां से दूसरा फोर्स है, जब नेट फोर्स बॉडी पे जीरो आएगा हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम में है. So when net force vector sum of all the forces on body equal to zero, ये एक कंडीशन है. और दूसरी कंडीशन है बॉडी को टॉर्क नहीं होना चाहिए, बॉडी रोटेट भी नहीं करनी चाहिए, तभी जाके इक्विलिब्रियम में है. सो दूसरी कंडीशन है नेट टॉर्क जो है वो जीरो के बराबर. So body is said to be in the state of equilibrium when two conditions get satisfied. When net force on the body is zero and net torque of the body is zero, then it is said to be an equilibrium, rotational equilibrium. What are the dimensions of moment of inertia? Moment of inertia की फॉर्मूला जनरल में बेटा m इंटू के स्क्वायर. k है रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस, m है मास kg, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, डायमेंशन आएगा m1 l2 t0. सो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. चलो बेटा, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स? ये मैंने बोल रहा, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. About distribution of mass, depends on axis of rotation. कौन सी है? Axis of rotation कैसा है? असली distribution of mass about axis of rotation एक ही बात है. चलो बेटा, लास्ट टॉपिक है इसका conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन द टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या स्टेट करता है? हाँ अच्छा, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की रिलेशन हमने पढ़ी थी. टॉर्क इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल. यही आया बच्चों, ये है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की रिलेशनशिप. ठीक है. व्हाट इज टाउ? नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम. व्हाट इज एल? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन सिस्टम, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन सिस्टम, जरा उस पे नेट टॉर्क किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर. सो आपको आएगा डी बाई डी टी ऑफ एल जीरो के बराबर. ठीक है, यही आएगा नेट टॉर्क ऑन. अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ एल की डिफरेंशिएशन कब जीरो होगी? जब एल कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो. देयरफॉर एल जो है वो है कांस्टेंट. एल जो है वो क्या है बच्चों? कांस्टेंट. जरा इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट मतलब कंजर्व, जितना इनिशियल उतना ही फाइनल. इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ देयरफॉर व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन सिस्टम, एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन सिस्टम. ठीक है, angular momentum L remains conserved. इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो फाइनल के बराबर होगा. इसका मतलब L जो है वो कांस्टेंट आया एंगुलर मोमेंटम. अच्छा, एंगुलर मोमेंटम खुद किसके बराबर? I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, ये नीचे लाओ, ओमेगा आपको आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई के बराबर. ये आपको आया. इसका मतलब क्या? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, एंगुलर स्पीड कम होगी एंड वाइस वर्सा. इस पे लिखा था इलस्ट्रेट विद एग्जांपल.
चलो बच्चा लोग, मैं एग्जाम्पल से भी इलस्ट्रेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने देखा होगा ये एक बच्चा है, ये एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, इसके हाथ में डंबल है। केस नंबर 1 में डंबल इसने अपनी बॉडी के नजदीक रखा, ठीक है। और केस नंबर 2 में इसी इंसान ने डंबल जो है अपनी बॉडी से दूर रखा। ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, रोटेट हो रहा है, इसने बॉडी से दूर डंबल रखा, बॉडी से दूर डंबल रखा। तो अब क्या होगा बच्चों, केस नंबर 1 में क्योंकि मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक, इस वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस होगा क्योंकि नजदीक है एक्सिस ऑफ। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, स्पीड ऑफ रोटेशन जो है प्यारे बच्चों वो ज्यादा होगी। सो इस केस में स्पीड ज्यादा होगी। केस नंबर 2 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा प्यारे बच्चों क्योंकि मास दूर हो रहा है, MR क्या है। केस नंबर 2 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो इस केस में स्पीड कम। सो इस केस में स्पीड जो है वो कम होगी। सो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे अगर हाथ फैलाओगे तो स्पीड कम होगी, हाथ अपने नजदीक लाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिराइव एन एक्सप्रेशन व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम इनर्शिया की रिलेशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिफाइन किया। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिलेशन है L इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है बच्चों, L इक्वल टू आई ओमेगा। वेरी गुड बच्चों। जरा L जो है, व्हाट इज L? एंगुलर मोमेंटम। बहुत आसान है, जरा बेसिक में बिल्कुल आसान तरीके से डिराइव करूंगा। आप बोलोगे सर R क्रॉस P के बराबर है, R क्रॉस P। या आप बोलोगे सर ये L जो है ये आपको आएगा R इंटू P इंटू साइन ऑफ थीटा, यही आएगा बेटा। 3 स्टेप्स में मैं सिंपल प्रूफ दिखाऊंगा, बड़ा वाला नहीं। चलो बेटा जरा L क्या आएगा? R तो R ठहरा, अच्छा अच्छा अच्छा, R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, R इंटू साइन थीटा मैं लिखूंगा, आपको वैसे ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, R इंटू साइन थीटा इंटू P। व्हाट इज R साइन थीटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R परपेंडिकुलर। व्हाट इज P? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है? mv के बराबर। यही होता है लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। जरा v किसके बराबर प्यारे बच्चों? r ओमेगा के बराबर। जरा l किसके बराबर आएगा? देखिए प्यारे बच्चों, r परपेंडिकुलर, ठीक है, m तो m ठहरा, v के बदले r ओमेगा, फिर से r परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा। मैंने सिंपल प्रूफ दिखाया, मैंने सारे पार्टिकल्स का नहीं लिया, फिर इसमें सबका ऐड करना था। वैसे थोड़े 2-3 स्टेप ज्यादा होते, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट तरीका ही दिखाया। r और r हुआ r स्क्वायर, L आपको आएगा प्यारे बच्चों m इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। L आपको आएगा पॉइंट मासेस का, सो आपको आएगा I इंटू ओमेगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो बच्चा लोग, अच्छा अच्छा अच्छा, हाउ अ बैलेट डांसर और अ फिगर स्केटर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस स्पीड ऑफ बाय फोल्डिंग आर्म्स अक्रॉस द चेस्ट और एक्सटेंडेड देम। यही एग्जांपल जो मैंने अभी दी, जो एक डांसर होता है जो अपनी एक्सिस पे रोटेट होता है, वो कैसे स्पीड बढ़ाता है और स्पीड कम करता है, आपको पता है। इसको लगता है एज पर conservation of angular momentum, as per conservation of angular momentum L। आप बोलोगे सर I ओमेगा जो है एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, जब इसने फोल्ड किए हैंड्स, फोल्ड करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ गई। जब इसने खोले पूरे हैंड्स एक्सटेंड किए तो उस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एंगुलर स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी।
द स्पीड ऑफ इनर लेयर्स ऑफ व्हर्लविंड इज अलार्मिंगली हाई वॉइस। जो टोर्नेडो आता है, हवा का वो टोर्नेडो आता है जो सबको उठाता है अपने साथ। ये मैंने उसका टॉप व्यू बनाया, ये है टोर्नेडो, सबको उड़ाएगा अपने साथ। इनर लेयर जो है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, आउटर लेयर्स की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती है। इनर लेयर सब कुछ उड़ाता है, आउटर लेयर्स थोड़ा कम ही उड़ाता है। क्यों? अच्छा, इसको भी लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, आई ओमेगा इज कांस्टेंट, जरा उस वजह से क्या आएगा, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, जरा बेटा इनर लेयर्स के साथ क्या होगा, इनर लेयर्स के साथ क्या होगा, इनर लेयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा। इनर लेयर्स का, क्योंकि मास एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से है, सो मोमेंट ऑफ इनर डिस्टेंस कम है, सो इनर लेयर्स की डिस्टेंस बेसिकली क्या है, इनर लेयर्स की डिस्टेंस जो है वो लेस है। डिस्टेंस लेस होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस होगा, एंगुलर स्पीड जो है वो ज्यादा होगा। जरा आउटर लेयर्स को क्या होगा बच्चों, आउटर लेयर्स का आर जो है वो मोर होगा। अगर आर ही ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, एंगुलर स्पीड जो है वो लेस होगी। अच्छा, if the earth contracts to half of its radius, what will be the duration of day? अगर earth को contract हुआ, what will be the duration of day? फॉर्मूला यूज करनी है, एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, पहले अर्थ था, अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5, मास तो मास हुआ, ठीक है, m। अच्छा, r स्क्वायर, R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। अच्छा, इसको लिखना है लेकिन विदाउट चेंज इन मास, विदाउट चेंज मास नहीं चेंज हो रहा है इसमें, हालांकि मास चेंज होगा लेकिन ये कुछ नहीं ऐसा, विदाउट चेंज इन मास, मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि कंट्रैक्ट हो रहा है, मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है। व्हाट इज I2? नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m, नई रेडियस को स्क्वायर करके ओमेगा 2, 2/5m 2/5m कैंसल, R1 स्क्वायर ओमेगा 1 2 π/T1 इक्वल टू R2 स्क्वायर इंटू 2 π/T2। 2 π गया, जरा आपको क्या आएगा, R1 स्क्वायर बाई T1 इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई T2। ठीक है, व्हाट इज R1 स्क्वायर, वो R स्क्वायर है। T1 कितना है, 24 आवर्स है ना। R2 नया रेडियस हाफ हुआ ना, सो R2 जो है वो R1/2 के बराबर है या R/2 के बराबर है। स्क्वायर करके ये R स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा और T2 बन जाएगा। R स्क्वायर गया 4 6, सो T2 इक्वल टू 6 आवर्स। तो नया दिन जो है सिर्फ 6 घंटे का होगा, नया दिन जो है सिर्फ 6 घंटे का होगा। चलो बेटा नेक्स्ट, इफ ऑल द आइस ऑन पोलर कैप्स मेल्ट्स, हाउ विल इट इफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ डे? पोलर आइस कैप जो है प्यारे बच्चों वो मेल्ट हो गए, उनका पानी साइड में पहुंचेगा। जब उनका पानी साइड में पहुंचेगा, पानी की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ जाएगा। पहले पोल्स पे था, अब पानी साइड में चला गया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, एंगुलर स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी। अगर एंगुलर स्पीड डिक्रीज होगी, अब अर्थ आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, सो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। टाइम पीरियड अब दिन जो है 24 आवर्स का नहीं, उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा लगभग 30 घंटे 40 घंटे का होगा। क्यों? क्योंकि अब अर्थ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ठीक है, तो अब वर्क पावर एनर्जी का एक पार्ट जो था दैट इज कोलिजन पार्ट, वो हमें पेंडिंग था, तो यहां पे वो कवर अप करेंगे। कोलिजन पार्ट, डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, राइट देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, व्हाट हैपेंस व्हेन मासेस आर इक्वल। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले हम डिफाइन करेंगे इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन है जिसमें नंबर वन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो क्या रहता है, कॉन्जर्व रहता है।
इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, बॉडीज का नहीं सिस्टम का कॉन्जर्व। अच्छा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कॉन्जर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम, बिफोर एंड आफ्टर ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम, यानी कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। अब इन इलास्टिक कोलिजन किसको बोला जाता है? इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में नंबर 1 फिर से लीनियर मोमेंटम इसमें भी कॉन्जर्व रहा। लीनियर मोमेंटम जो है बच्चों वो क्या रहता है? कॉन्जर्व्ड। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी जो है? काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो कॉन्जर्व नहीं रहती है, वो लॉस होती है। इस कोलिजन का नाम है इन इलास्टिक कोलिजन। नोट डाउन कीजिए बच्चों, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा, ठीक है। डिस्कस द राइट देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो मैंने लिखा। डिस्कस इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज इन वन डायमेंशन, कैलकुलेट वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। देखिए देखिए क्या करना है। देखिए बेटा, ये है मास m1, इसकी वेलोसिटी u1। ये है मास m2, इसकी वेलोसिटी u2। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन की बात है। आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी v1, m2 की वेलोसिटी v2। वेरी गुड, मुझे यही v1 और v2 निकालना है। तो दो चीजें यहां पे कॉन्जर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम। जरा लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व लगाओ, लगाओ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसमें। चलो मैं ऊपर चढ़ाऊंगा बेटा, चलो जरा लगाओ। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। जरा क्या आएगा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, m1 वाली टर्म्स एक साइड से आपको बन जाएगा m1 u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 ट्रांसफर करके v2 माइनस u2। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 आया। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने निकाला, ये है पार्ट 1। अब बी पार्ट आएगा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ 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 और हाफ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा? आप देखिए, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जरा क्या फॉर्मूला आएगी? m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर के बदले v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। यही आप लिख सकते हो, तो नोट डाउन कीजिए बेटा यहां तक। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन हमारी मिली, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल के। ये इक्वेशन नंबर 2 है।
जरा आप दोनों को डिवाइड करो, डिवाइडिंग सेकेंड एंड फर्स्ट। जरा क्या, जब आप डिवाइड करोगे जरा आपको क्या आएगा, u1 प्लस v1। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसिल होगी, ये वाली टर्म m2 ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसिल होगी। राइट साइड से आपको आएगा v2 प्लस u2। तो ये बहुत ही अहम टर्म है, ये बहुत ही अहम टर्म है। यहां से एक और चीज मिलेगा, इसको मैं स्टार करके रखूंगा, इसको मैं स्टार करके रखूंगा, यहां से एक और चीज मिलेगा, हाँ स्टार करके रखूंगा, इक्वेशन अल्फा में नाम रखूंगा इसका, ये याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। सर u1 का वैल्यू क्या आएगा, u1 का वैल्यू आपको आएगा v2 प्लस u2 माइनस v1। ये आया आपका u1, ये u1 जो आया प्यारे बच्चों, ये जो u1 आया, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, यहां पे u1 सब्स्टिट्यूट करो, आपको v1 का आंसर आएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप u1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट आंसर। अच्छा, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रखेंगे, सब्स्टिट्यूट 3 इन फर्स्ट। यूजिंग 3 in 1, जरा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 3 in 1, m1 तो m1 ठहरा, m1 तो m1 ठहरा। जरा ब्रैकेट में क्या है, u1 माइनस v1, u1 के बदले आप लिखोगे u1 माइनस v2 प्लस u2 माइनस v1, v2 प्लस u2 माइनस v1, ठीक है बच्चों। और फिर आएगा अपना माइनस v1, माइनस v1 इज इक्वल टू m2। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। m2 ब्रैकेट में क्या आएगा, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2। चलो बच्चों, m1 v2 प्लस u2 माइनस ट्वाइस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। जरा क्या आएगा, m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस ट्वाइस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, v1 निकालना है बेटा, तो ये v1 ट्रांसफर करो यहां, बाकी सारी टर्म्स यहां। जरा आपको क्या आएगा, m1 v2 प्लस m1 u2 एक मिनट, v1 वाली टर्म्स एक साइड, u1 वाली टर्म्स दूसरे साइड। देखिए m1 v2 माइनस ट्वाइस m1 v1, ठीक है। इसको ट्रांसफर करो अब यहां, जरा क्या आएगा, m2 v2 माइनस m2 u2, है ना, माइनस m1 u2, ये आएगा आपको। आप एक काम कीजिए बेटा, ये वाला स्टेप है ना, मैंने यहां पे क्या निकाला, u1 हमें बेसिकली एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि u1 एंड u2 आर नोन वेरिएबल्स, v1 एंड v2 आर अननोन। मुझे v1 और v2 निकालना है। आप यहां से v1 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, यही इक्वेशन है, लेकिन v1 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ये थोड़ा आसान हो जाएगा उससे। v1 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, v1 या v2 का निकालिए। चलो, u1 प्लस v1 माइनस u2 आपको आएगा v2। समझ आ रहा है क्या किया मैंने, ये वापस मैंने यही किया, मैंने यही स्टार वाली इक्वेशन में v2 का वैल्यू निकाला, क्योंकि v1 और v2 वेरिएबल्स है, सो v2 को हम एलिमिनेट करेंगे। v2 निकाला, ये जो v2 आपने निकाला, ये जो आपने निकाला क्या, v2 या इसमें डालो या इसमें डालो, कोई इशू नहीं है। चलो इक्वेशन नंबर 1 में डालो, ये यूजिंग 3 in 1 यही करना है, यूजिंग 3 in 1। तो ये काम करेंगे प्यारे बच्चों, ये काम करेंगे, ये सारा रब करेंगे, ये आसान बनाएंगे, इससे भी आसान, ठीक है। तो ऐसे अननेसेसरली कैलकुलेशंस बढ़ रही है और इससे आंसर भी नहीं निकलेगा। देखो करना क्या है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है ना, पहली वाली, चाहे ये वाली हो या ये वाली हो, ये वन एंड द सेम थिंग है। जरा आप क्या करो, m1 u1
m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे किसका वैल्यू v2। जरा v2 किसके बराबर आया, जरा v2 किसके बराबर आया, v2 हमें किसके बराबर आया बच्चों, v2 हमें आया u1 प्लस v1 माइनस u2, u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, ये v2 आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। अब देखिए क्या आएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2। जरा v2 किसके बराबर है, u1 प्लस v1 माइनस u2 के बराबर। बहुत अच्छी बात, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2u1 प्लस m2v1 माइनस m2u2। अब ठीक है, अब देखिए यहां पे v1 यहां पे v1, इसी v1 का वैल्यू हमें निकालना है। चलो बच्चा लोग ट्रांसफर करो इसको यहां, ट्रांसफर करो इसको यहां, इसको ट्रांसफर करो यहां, ये आएगा m1u1, ये आएगा प्लस m2u2। ठीक है, प्लस अपना m2u2 प्लस m2u2, ये अपना m2u2 है, और इसको ट्रांसफर करो प्लस m2u1। राइट हैंड साइड से v1 दोनों का कॉमन आएगा, m1 प्लस m2 इंटू v1। देखो बेटा, इसमें और इसमें u1 कॉमन आएगा, तो आपको आएगा m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, m2u2 क्या हुआ, ट्वाइस m2u2 प्लस ट्वाइस m2u2। राइट हैंड साइड से m1 प्लस m2 इंटू v1, m1 प्लस m2, इसको भी डिवाइड इसको भी डिवाइड। जरा v1 क्या आएगा, v1 क्या आएगा, ठीक है, ये माइनस है m1, जब इसको ट्रांसफर करेंगे, हाँ v1 बिल्कुल माइनस आएगा। ठीक है, ये m1, ये जब इसको ट्रांसफर किया तो माइनस आएगा, माइनस। हाँ अब ठीक है, ये ठीक है, यहां पे करेक्ट करना था तो ये करेक्ट किया। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, यहां पे ठीक है बेटा, इसको डिवाइड करो, जरा क्या आएगा, ऊपर है m1 माइनस m2, नीचे है m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस m2u2, इसको डिवाइड करो बच्चों, m1 प्लस m2, दैट इज योर आंसर बेटा, यही है आंसर, ये है v1। तो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, बाकी सारा मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट याद रखिए। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1 कॉमन m2 कॉमन, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसमें भी m1 कॉमन m2 कॉमन। ठीक, बन गई दो इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, वहां से आपको इक्वेशन आएगी स्टार वाली इक्वेशन। स्टार वाली इक्वेशन में v2 का वैल्यू निकालो, किसका वैल्यू, v2 का वैल्यू निकालो। जब आप v2 का वैल्यू निकालोगे, जब आप v2 का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, ये v2 का वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करो, आपको v1 का आंसर आएगा। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली v2 जो है आपको आएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 into u2 plus twice m1 u1 divided by m1 plus m2, उसका उल्टा आएगा। ये आई दो वेलोसिटीज। अब देखिए प्यारे बच्चों, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, अगर दोनों का मास इक्वल है, अगर दोनों का मास इक्वल है तो आपको v1 जो है वो आपको आएगा u2 के बराबर, और v2 जो है वो u1 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी। अगर इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ये a और ये b, आफ्टर कोलिजन ये a और ये b, जरा a की वेलोसिटी और b की वेलोसिटी क्या आएगी, a को मिलेगी 2 मीटर पर सेकंड, b को मिलेगी 4 मीटर पर सेकंड, रिवर्स हो जाएगी, इंटरचेंज होगी जब मासेस इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये भी डिस्कस करना था इसमें।
fast moving neutrons can be slowed down by passing through heavy water, justify this relation। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, उनको हेवी वाटर से पास कराया जाता है, उससे उनकी जो है स्पीड जो है वो स्लो डाउन होती है, लो होती है। ये स्टेटमेंट जो है ये एक्सप्लेन करो। जब बेटा कोलिजन होता है, क्या होता है? कोलिजन होता है। यहां पे कोलिजन, किनका कोलिजन? न्यूट्रॉन्स का कोलिजन होता है विद हेवी वाटर के साथ। न्यूट्रॉन्स का कोलिजन हुआ विद हेवी वाटर के साथ। न्यूट्रॉन जो है प्यारे बच्चों वो लाइट है, ठीक है, न्यूट्रॉन। और जब इनका कोलिजन हुआ हेवी वाटर के साथ, न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफर करता है। सो न्यूट्रॉन जो है प्यारे बच्चों वो अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है? हेवी वाटर को। जब इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, क्योंकि कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। चलो बेटा नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। अच्छा, बॉडी है, बॉडी का मास है प्यारे बच्चों m, मूविंग विद वेलोसिटी v, कोलाइड्स इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन इसको हुआ विद बॉडी b। ये बॉडी a है और ये बॉडी b है, ऑफ सेम मास विच इज एट रेस्ट। इसका मास भी सेम, अगर मास सेम, वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी। अच्छा, विच इज एट रेस्ट, व्हाट विल बी द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी। ए और बी को क्या हो जाएगा? अच्छा, ए को बी की वेलोसिटी मिलेगी, बी को ए की वेलोसिटी मिलेगी। ए जो है ये रेस्ट पे आएगा, बी जो है इसकी वेलोसिटी वी आएगी बेटा। ये सिंपल है। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई? ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, relative velocity of separation divided by relative velocity of approach। अच्छा, सेपरेशन होगा क्या कोलिजन के बाद या कोलिजन से पहले? कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद की फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल सेकंड की और फर्स्ट की माइनस। अप्रोच होगा पहले, कोलिजन से पहले, वो आएगा u1 माइनस u2। So this is called coefficient of restitution। अच्छा, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन, वो मैंने पहले ही लिखवाया प्यारे बच्चों आपको। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, ये भी हमने डिटेल में पहले ही लिखा। तो इसी के साथ एक देखिए, ये मैंने स्टार किया ना, ये मैंने स्टार किया था ना, मैंने बोला ये काम आएगा। आप देखिए क्यों आएगा काम। स्टार मैंने एक इक्वेशन को किया था, अगर आपको याद होगा। ये स्टार वाली इक्वेशन, जरा स्टार वाली इक्वेशन क्या थी? u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। चलो ये मैं दिखाऊंगा, u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2, u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। चलो, स्टार वाली इक्वेशन क्या थी? u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। जरा इसको ट्रांसफर करो, u1 माइनस u2 इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करो v2 माइनस v1 के बराबर। व्हाट इज u1 माइनस u2? यही तो अभी आपने लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। v2 माइनस v1 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में, देयरफॉर इन इलास्टिक कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? ये है। और इस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 आएगा, किसके लिए? इलास्टिक के लिए। हाँ, इन इलास्टिक के लिए जो है, इन इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है और 0 से ज्यादा है। और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक अगर होगा तो ई का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये कोलिजन्स भी चैप्टर भी कंक्लूड हो गया। ठीक है, कल मैं आपके लिए लाऊंगा ग्रेविटेशन। ठीक है, और मैं क्वेश्चन बैंक भी कल चढ़ाऊंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट।